हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या एल्यू चैनल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन क्या होता है, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम मोनेरा के बारे में हम आपको बताएंगे और आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। अर्ली सिविलाइजेशन के टाइम से ही हमने चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया था, चाहे डिफरेंट तरह के फूड की बात हो, चाहे शेल्टर की हो, चाहे डिफरेंट तरह के क्लोथ की बात हो। लेकिन ये कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन सबसे पहले अरिस्टोटल ने किया था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वॉज डन बाई अरिस्टोटल। ही यूज सिंपल मार्फोलॉजिकल करेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब। अरिस्टोटल ने प्लांट को तीन ग्रुप में बांटा था, ट्री, शर्ब एंड हर्ब। और इन्होंने एनिमल को दो ग्रुप में बांटा था, जैसे रेड ब्लड एनिमल्स एंड दोज हु डिड नॉट। ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है और ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है। इन्होंने मार्फोलॉजिकल करेक्टर को बेस बनाया था, मार्फोलॉजिकल करेक्टर को बेस बनाया था। इनका क्लासिफिकेशन तो अरिस्टोटल का था, काफ़ी सालों तक चलता रहा। फिर उसके बाद टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसको देने वाले साइंटिस्ट थे लिनियस। दिस सिस्टम क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटता है, एक प्लांटिया और एनिमेलिया। ये भी कुछ नया नहीं था, इसमें भी अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन का कुछ मॉडिफाई वर्जन था। प्लांट के ग्रुप में और प्लांट को शामिल कर लिया गया था, एनिमल के ग्रुप में और एनिमल को शामिल कर लिया गया था, और डिफरेंट कैटेगरी बना दी गई थी। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जैसे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स। इट्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, बट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट आर वेडली डिफरेंट इन द अदर फीचर्स। प्रोकैरियोट जैसे की बात करें, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे यूकैरियोट की बात करें, जब फंजाई है, मॉसेस हैं, फर्न हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनको प्लांट के अंदर रखा गया है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। बट प्रोकैरियोट यूकैरियोट वेडली डिफरेंट। हमने केवल सेल वॉल के कैरेक्टर के बेस पर दोनों को हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप में बांट दिया। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से काफ़ी डिफर करते हैं, इनमें काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं। तो ये जो थी इस क्लासिफिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या था इसके अंदर, इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द सेम ग्रुप। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया था। जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा वर प्लेस अंडर अलगी। चाहे क्लेमाइडोमोनास की बात करें या स्पाइरोगैरा की बात करें, क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, जबकि स्पाइरोगैरा जो होता है ये मल्टीसेलुलर होता है। इसमें क्या किया गया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को सेम ग्रुप में रख दिया गया था, जो इस क्लासिफिकेशन के बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तीसरा क्या है, इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या, हेटेरोट्रॉफिक जो फंजाई होते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट से डिफरेंस नहीं किया गया था, एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। फंजाई जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जब अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, जबकि प्लांट की अगर बात करें ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया था, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का। और जबकि फंजाई की हम बात करें, सेलवाल की बात करें, तो फंजाई जो सेलवाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और ग्रीन प्लांट की जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये भी कभी प्रॉब्लम थी। तो हम फंजाई और प्लांट के बीच काफ़ी डिफरेंस देखते हैं, जबकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया गया था। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैकेल। हैकेल ने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। सजेस्टेड दैट थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा बी क्रिएटेड इंक्लूड आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने सारे यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए एक अलग किंगडम क्रिएट किया, जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा, जो भी यूनिसेलुलर था। चाहे दिस इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर मोस्टली एक्वाटिक यूकैरियोट्स लाइक फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया एंड स्लाइम मोड। अब चाहे फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे एल्गी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, स्लाइम मोड हो, जो भी यूनिसेलुलर है उसको इस किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया था, जो कि इस क्लासिफिकेशन की बहुत बड़ी कमी थी। दस ही प्रपोज थ्री किंगडम नेमली प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया।
3 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 ग्रुप बांटे गए थे, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। इस तरह उसके बाद फिर 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड। गिव 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इंक्लूडेड मोनेरा एज द 4th किंगडम। उन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम मोनेरा रखा। कोपलैंड ओरिजिनली कॉल्ड इट एज किंगडम माइकोटा। कोपलैंड ने इसका नाम माइकोटा रखा था शुरुआत में, लेकिन बाद को 2 साइंटिस्ट आए, डॉटरी एंड एलन, ने इसका नाम मोनेरा नाम रख दिया। माइकोटा से चेंज करके मोनेरा रख दिया। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। किंगडम जो मोनेरा था इसके अंदर सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया। एक्टिनोमाइसेटियस में जैसे फिलामेंटस बैक्टीरिया आते हैं उनको भी इस किंगडम में शामिल किया गया है। उसके बाद 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आरिश विटेकर। आरिश विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम बनाए, जिसमें से जो फंजाई किंगडम फंजाई था ये नया किंगडम था जो खासकर आरिश विटेकर ने क्रिएट किया था। पहले हमने देखा था कि प्लांट, पहले जो क्लासिफिकेशन थे उसमें फंजाई को प्लांट के साथ रख दिया गया था, जबकि हमने देखा कि फंजाई और प्लांट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाए जाते हैं। फंजाई की सेल वॉल की अगर बात कर लें, फंजाई की सेल वॉल जो होती है कैटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फेलोजेटिक रिलेशनशिप। अब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे इन्होंने इन कैरेक्टर की बेस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। सेल स्ट्रक्चर माने कोई ऑर्गेनिज्म है उसका सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा है, वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करता है या असेक्सुअली करता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी शामिल किया गया था, जैसे 2 ऑर्गेनिज्म के बीच आपस में रिलेशन क्या है। इस तरह इन्होंने जैसे किंगडम मोनेरा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, मोनेरा जो सबसे पहले एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अगर हम बेस की बात करें तो मोनेरा का सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, उससे प्रोटिस्टा ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद इससे डिफरेंट ब्रांचें निकली, किंगडम प्लांट बना, किंगडम एनिमेलिया बना और किंगडम फंजाई बना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे हम सेल टाइप की बात करें, जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया की बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोनेरा ही ऐसा किंगडम होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब सेलवाल की बात करें, जबकि मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें सेलवाल जो होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, नॉन सेलुलोसिक होती है। मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनकी सेलवाल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट द सम, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए जाते हैं जिनमें सेलवाल पाई जाती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें सेलवाल नहीं भी पाई जाती है। फंजाई की बात करें तो प्रेजेंट विथ कैटिन, फंजाई के अंदर सेलवाल पाई जाती है और कैटिन की बनी होती है। जबकि प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर भी सेलवाल पाई जाती है लेकिन वो सेलुलोज की बनी होती है। अगर एनिमेलिया की बात करें, एनिमेलिया एक ऐसा किंगडम होता है जिसके अंदर सेलवाल अब्सेंट होती है, जिसमें सेलवाल अब्सेंट होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, किंगडम मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, जबकि प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्योंकि किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट ही होती है, जबकि और सब में न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि और सब यूकैरियोटिक किंगडम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर हम, तो किंगडम मोनेरा में सेलुलर होता है, ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जबकि फंजाई में जो होता है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और लूज टिश्यू का बना हुआ होता है। जबकि प्लांटी की बात करें तो इसमें टिश्यू और ऑर्गन पाए जाते हैं। जबकि हम अगर एनिमेलिया की बात करें तो इसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें डाइवर्स न्यूट्रिशन पाया जाता है। किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा डाइवर्स पाया जाता है, जैसे ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं,
और हेटरोटॉपिक होते हैं। ऑटोटॉपिक में भी कीमोसिंथेटिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। हेटरोटॉपिक में भी सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। जबकि प्रोटिस्टा जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड हेटरोटॉपिक होते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक नहीं होते हैं। ये इन प्रोटिस्टा और मोनेरा में डिफरेंस होता है। फंजाई की बात करें, फंजाई हेटरोटॉपिक होते हैं। हेटरोटॉपिक में सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। प्लांटी की बात करें, प्लांटी में सभी प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और जबकि एनिमिलिया की बात करें, सब हेटरोटॉफिक होते हैं। जितने भी एनिमल हैं सब हेटरोटॉफिक हैं, पाए जाते हैं। इसको और हम डिटेल में आगे अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बाद आया। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल वूस। कार्ल वूस ने प्रपोज सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। These six kingdom are Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. He separated the Archaebacteria from the Eubacteria on the basis of some major difference, such as the absence of the peptidoglycan in the cell wall of the farmer and the occurrence of the branch change lipid. तो कालूस ने पाया कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में इन्होंने किंगडम मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आर्कीबैक्टीरिया और दूसरे यूबैक्टीरिया, जिसमें करेक्टर क्या, अब्सेंस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। आर्कीबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन अब्सेंस होता है इनके सेल वॉल में, जबकि यूबैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। उसी तरह अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उनमें ब्रांच चेन लिपिड पाया जाता है आर्कीबैक्टीरिया में, जबकि यूबैक्टीरिया में ऐसा नहीं पाया जाता है। These domain are bacteria, archaea, eukarya are believed to have originated from the common ancestor called progenode. असल में कार्ल वूस ने थ्री डोमेन का सिस्टम दिया था। थ्री डोमेन का सिस्टम, थ्री डोमेन, एक बैक्टीरिया था, एक आर्किया, एक यूकैरिया। दुनिया भर में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको तीन ग्रुप में कार्ल वूस ने बांटा था, एक बैक्टीरिया, एक आर्किया और एक यूकैरिया। यूकैरिया में सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, इन सबको शामिल किया जाता है। बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द 16S राइबोसोमल आरएनए जीन। कार्ल वूस ने ये सिस्टम जो दिया था वो 16S राइबोसोमल आरएनए के बेस पर दिया था। किंगडम मोनेरा की अब हम बात करेंगे। किंगडम मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। मोनेरा आर द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द लाइफ originating from the more ancient living stock term progenode। जो किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं ये इनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से देखें सबसे पहले ओरिजिन हुआ था, इस माने इनको मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दिस किंगडम मोनेरा इंक्लूड यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को शामिल किया जाता है, और आर्कीबैक्टीरिया को शामिल किया जाता है, और यूबैक्टीरिया में हम साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के को इंक्लूड करते हैं। अब जनरल कैरेक्टर की बात करें तो बैक्टीरिया आज क्या होते हैं, किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर में क्या होगा, जैसे बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। तो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट मतलब हर जगह पाए जाएंगे, चाहे सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, हर जगह। लेकिन उनके कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट होते हैं जहाँ ये पाए जाते हैं, जैसे सच एज हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी की जो झीलें होंगी वहाँ ये पाए जाएंगे। डेजर्ट, रेगिस्तान में पाए जाएंगे। स्नो, बर्फीले एरियो में ये पाए जाएंगे। डीप ओशियन में पाए जाएंगे। मेनी आर पैरासाइट। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासाइट तरह भी रहते हैं, जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पर ये रहते हैं, ऐसा पैरासाइट। Bacteria structure is very simple, but they are complex in behavior and show metabolic diversity। ये metabolic diversity, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे डाइवर्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। जैसा हम पिछले पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, सम मेजॉरिटी आर हेटरोट्रॉफ। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन द शेप। कुछ शेप की बेस पर हमें 4 कैटेगरी में स्फेरिकल कोकस बैक्टीरिया हो सकते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया हो सकते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक रॉड शेप
अगर हम रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करें, रॉड शेप भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, कॉमा शेप भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया के शेप डिफरेंट हो सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया अगर हम बात करेंगे, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज दे लिव इन हार्श हैबिटेट्स एट एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। हेलो, ऐसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, हेलोफाइल कहते हैं। हॉट स्प्रिंग, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, उन्हें हम थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। कुछ मार्शी एरिया में दलदली स्थानों में पाए जाते हैं, ऐसे इनको हम मेथेनोजेंस कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया में जो इनकी सेल वॉल होती है डिफर होती है नॉर्मल, जो इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया इन मेनी रिस्पेक्ट रिजेंबल यूकैरियोट इन सम वे। जैसे हम Carl separated the archaebacteria from the eukaryote on the basis of some major difference, जैसे absence of the peptidoglycan। आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है इनकी सेल वाल में, और आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें ब्रांच चेन लिपिड पाया जाता है। ये सब डिफरेंस होते हैं नॉर्मल आर्कीबैक्टीरिया के नॉर्मल बैक्टीरिया से। इनको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल वाल जो होती हैं आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन तो नहीं पाया जाता, डू नॉट है पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वाल। इंस्टीड दे कंटेन यूनिक सब्सटेंस, इनके अंदर एक यूनिक सब्सटेंस पाया जाता है, इसका नाम होता है स्यूडोम्यूरिन और एस लेयर। दूसरा, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनमें ईथर लिंकेज पाया जाता है। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया, हम देखेंगे, हम पाएंगे कि ईथर लिंकेज पाया जाता है इनके, ना कि ईस्टर लिंकेज। जबकि नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ईस्टर लिंकेज पाया जाता है, ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। जबकि अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की हम बात करेंगे तो इनमें ईथर बॉन्ड पाया जाता है। तो चाहे स्यूडोम्यूरिन हो, एस लेयर या ईथर लिंकेज हो, ये बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, अगर हम अब टाइप्स की बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया की, जैसे मेथेनोजेंस। दीज आर्किया प्रोड्यूस मेथेन एज बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन प्रोड्यूस करते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। दे आर एनारोबिक मीनिंग दे लिव इन एनवायरमेंट विदाउट ऑक्सीजन। ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, विदाउट ऑक्सीजन, इसलिए इन्हें एनारोबिक कहते हैं। दिस हैबिटेट की बात करें, दे आर कॉमनली फाउंड इन स्वैम्प, मार्शी, द इंटेस्टाइन ऑफ द एनिमल। ये एनिमल की इंटेस्टाइन या गट में पाए जाते हैं, जैसे काऊ है या वुमेन की इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। एंड इन डाइस्टियोटोरैक ऑफ द सर्टेन ऑर्गन, कुछ ऑर्गन की डाइस्टियोटोरैक में भी पाए जाते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेडिमेंट ऑफ द ओशन, ये समुद्र की तली में भी पाए जाते हैं सेडिमेंट के रूप में। इनका एक एग्जाम्पल है मेथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम। अब हेलोफाइल की बात करें, साल्ट लवर। दीज आर्कीबैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीमली साल्ट एनवायरनमेंट। ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम, जहाँ पे साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ ये पाए जाएंगे। दे रिक्वायर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट एट लीस्ट 1.5 मोलर NaCl टू सर्वाइव। कम से कम इनको 1.5 मोलर NaCl इनको चाहिए ही चाहिए होता है इनको सर्वाइव करने के लिए। हैबिटेट क्या होते हैं इनके, जैसे साल्ट लेक हो गई, साल्ट माइन हो गया, साल्ट फ्लैट हो गए, और एवोपरेटिंग पॉन्ड हो गए। जो ऐसे पॉन्ड जहाँ एवोपरेशन हो ही करता है कॉन्टिन्यूस, वहाँ ये पाया जाते हैं। सम कैन लिव इन द एनवायरमेंट विद साल्ट कॉन्सेंट्रेशन एज हाई एज 10 टाइम दैट ऑफ सी वाटर। कुछ ऐसे यहाँ भी पाए जाते हैं जहाँ नॉर्मल सी वाटर से 10 गुना ज़्यादा साल्ट होता है, तो ऐसे एरिया में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या है, हेलोबैक्टीरियम हो या हेलोकोकस, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम तीसरा थर्मोएसिटोफाइल, अब थर्मोएसिटोफाइल दे आर कैपेबल ऑफ टोलरेटिंग हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी एंड हैज द नेम थर्मोएसिटोफाइल। थर्मोएसिटोफाइल ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। They often live in hot water spring where the temperature is as high as 80 degrees Celsius and pH is low। ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस या उससे एबव भी हो सकता है, और pH काफ़ी लो हो सकता है, pH 2 या 3 हो सकता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।